बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में। क्रिमिनोलॉजी की फील्ड में जुर्म के वजूहात को एक मुनज़्ज़म तरीके से स्टडी किया जाता है। जुर्म के वजूहात इतने सादा नहीं होते क्योंकि हम एक कम्प्लेक्स सोसाइटी में रहते हैं और क्राइम की वजूहात भी इतनी ही कम्प्लेक्स हैं जितनी सोसाइटी बजाते खुद कम्प्लेक्स है। कई थ्योरिस्ट ने क्राइम को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज पेश किए हैं। तमाम थ्योरीज हम एक सिंगल वीडियो में तो नहीं बयान कर सकते, अलबत्ता हम कुछ अर्ली एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी आता है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री के मुताबिक क्राइम को एक्सप्लेन करने की कोशिश सदियों से की जा रही है। मिसाल के तौर पर 16th और 17th सेंचुरी के दौरान क्राइम और डिविएंट बिहेवियर को डेमन्स और इवल स्पिरिट्स की कारस्तानी समझा जाता था। मसलन सैलाब, कहत सारी और ताउन जैसे वबाई अमराज को एक सज़ा समझा जाता था। वो लोग समझते थे कि उन्होंने स्पिरिचुअल पावर्स को नाराज़ किया है और इनकी नाराज़गी का नतीजा है, और स्पिरिचुअल पावर्स को खुश करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के रस्म व रिवाज का सहारा लेते थे। बुनियादी तौर पर क्राइम्स को प्योरली एक प्राइवेट अफेयर समझा जाता था और विक्टिम या उसकी फैमिली को इख्तियार होता था कि वो बिल्कुल इसी तरह का नुकसान मुखालिफ पार्टी को भी पहुँचाए जो उनको पहुँचाए। लेकिन इसमें एक मसला दरपेश था कि इसके नतीजे में एक न ख़त्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाती थी जो कि साल हर साल जारी रहती थी। और जो उस वक्त के फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो सर जोड़ के बैठ गए और इसका हल तलाश करने की कोशिश की कि कोई ऐसा तरीक़ा दरियाफ्त किया जाए कि इसमें खुदा की तरफ से इनोसेंट और गिल्टी की इंडिकेशन हो, और इस मकसद के लिए उन्होंने ट्रायल व ऑर्डियल का तरीक़ा दरियाफ्त किया। इसको जजमेंट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता था कि इसकी 3 किस्में बयान की गई है। इसमें ट्रायल बाय फायर ऑर्डियल है। इसमें मुलज़िम को लोहे का गर्म रॉड पकड़ाया जाता था, उसको ब्रांडेड किया जाता था आयरन रॉड से, या उसे आग के ऊपर से गुजारा जाता था कि अगर वो जो आग है उसको अगर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता तो वह बेगुनाह तस्वर किया जाता, और अगर उसको नुकसान पहुंचाता तो वो बंदा गुनहगार है। दूसरा तरीका था उसमें वो ट्रायल बाय वाटर ऑर्डियल था। इसका तरीक़ाकार कुछ यूँ था कि मुलज़िम को पानी में फेंका जाता, अगर वो डूब जाता तो उसे गुनहगार तस्वर किया जाता, और अगर वो बच जाता तो वो बेगुनाह तस्वर होता। जिसमें तीसरा तरीका है वो है ट्रायल बाय कॉम्बैट। ट्रायल बाय कॉम्बैट में क्या होता है कि इसमें मुलज़िम को मुखालिफ फ़रीक से मुखालिफ फ़रीक़ीन में से किसी एक बंदे से लड़ना पड़ता, और अगर वो जीत जाता तो वो बेगुनाह तस्वर होता। इसके अलावा मुख्तलिफ सज़ाओं के ज़रिए भी क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, और इसके लिए पब्लिक एग्जीक्यूशन का सहारा लिया गया और लोगों के सामने हजूम के सामने क्राउड में कैपिटल पनिशमेंट दी गई ताकि मुआशरे में एक डेटरेंस कायम हो, एक डर और खौफ पैदा हो और सोशल ऑर्डर मेंटेन हो। इसमें मुलज़िम को जलाना उसको ब्रांडेड विद हॉट ऑयल, सर कलम करना, सरेआम फांसी पर लटकाना शामिल था। इसके अलावा टॉर्चर करना भी एक मकबूल और एक आम सज़ा का तरीक़ाकार था उस वक्त। इसमें मुलज़िम को ज़हनी या जिस्मानी अज़ियत दी जाती थी। जिस्मानी तशद्दुद में कोड़े मारना, आज़ा काटना और जलाना वगैरह शामिल था, जबकि ज़हनी तशद्दुद में मेंटल और इमोशनल सफरिंग जैसा कि आइसोलेशन वगैरह शामिल था। तो ये था हमारा क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी या प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो अब आते हैं हम क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की तरफ कि क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी क्या है। जो क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है इसकी बुनियाद सीज़र बेकारिया और जर्मी बेंथम नामी सोशलिस्ट ने रखी थी, जो कि क्रूअल यूरोपियन सिस्टम जो उस वक्त जस्टिस सिस्टम था उसके रिस्पॉन्स में इसको डेवलप किया गया। क्लासिकल स्कूल के मुताबिक लोगों में ये एबिलिटी होती है कि वो सही और गलत में फ़र्क कर सकें। इस स्कूल के मुताबिक एक इंडिविजुअल की कोशिश होती है कि वो खुशी हासिल करें और दर्द से बचें। इसको प्लेजर पेन प्रिंसिपल का नाम दिया गया। अब बेकारी के मुताबिक इंडिविजुअल क्राइम कमिट करने से पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है कि उसका ये होता है कि उसके जुर्म के करने से फ़ायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा। अगर नुकसान ज़्यादा हो तो फिर जो इंडिविजुअल है वो क्राइम से बाज रहता है, लेकिन अगर फ़ायदा ज़्यादा हो तो फिर वो क्राइम ज़रूर कमिट करता है। सीज़र बेकारिया ने 1764 में एनोनिमसली एक एसे पब्लिश किया जिसका उन्वान था ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट, जिससे उस वक्त एक सनसनी पैदा हो गई थी जो कि उस वक्त के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर एक हमला तस्वर किया गया। बेकारिया के मुताबिक
It was bad laws, not evil people. मतलब कवानीन बुरे हैं, लोग बुरे नहीं हैं। और यही क्राइम की बुनियादी वजह करार दी गई, क्योंकि उस वक्त बहुत सख्त सज़ाएं दी जाती थी और लोगों को बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा गया था। अब बेकारिया ने कहा कि सज़ाएं बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, बल्कि सज़ा का मकसद तो लोगों को जुर्म से रोकना होता है। सज़ाएं ऐसी दी जाए कि उसके असरात देर तक कायम रहे और मुलज़िम दोबारा जुर्म करने से बाज रहे, मतलब जुर्म के करीब भी ना जाएँ। सेज़र बेकारिया ने कहा कि पनिशमेंट शुड बी प्रॉम्प्ट, स्विफ्ट, इफेक्टिव एंड सर्टन। मतलब हम कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड का मतलब होता है जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस जो है वो प्रॉम्प्ट हो, सर्टन हो, एफिशिएंट हो। इसके अलावा बेकारिया ने कहा कि जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम फॉर डेटर फ्यूचर ऑफेंस, कि पनिशमेंट का मकसद ऐसा हो कि लोग डर जाएं और वो फ्यूचर में कोई ऑफेंस कमिट करने से बाज रहे। और इसको बेकारिया ने प्रायर पेन प्रिंसिपल का नाम दिया। इसके मुताबिक अगर ऐसे दो जराइम जो कि मुख्तलिफ हैं, उनकी नोयत डिफरेंट हैं, लेकिन सोसाइटी को मुख्तलिफ अंदाज से उससे नुकसान पहुँचा है, उसके लिए अगर एक ही जैसी सज़ाएँ दी जाएँ तो फिर आप माशरे में किसी भी सूरत जराइम नहीं रोक सकते। आपका जो सोसाइटी है वो जराइम से पाक नहीं हो सकता, क्योंकि आपने दो मुख्तलिफ जराइम थे जिससे फ़ायदा डिफरेंट हुआ है, नुकसान भी डिफरेंट हुआ है, और आप एक ही जैसी सज़ाएँ दे रहे हैं। तो मतलब अगर आप मुर्गी और बेंस की चोरी पर एक ही सज़ा दे रहे हैं तो फिर बंदा मुर्गी चोरी नहीं करेगा बल्कि बेंस ही चोरी करेगा, क्योंकि उसका फ़ायदा ज़्यादा है और सज़ा कम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस के मुताबिक जुर्म की नोयत के मुताबिक सज़ा दी जाए, जितना नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है उसके मुताबिक सज़ा दी जाए, तो इस तरह फ्यूचर ऑफेंसेस को काबू किया जा सकता है। इस स्कूल ने मुलज़िम के जो मुलज़िम है उसके हकूक़ और फेयर पनिशमेंट की बात की है, उस पर जोर दिया है कि फेयर पनिशमेंट होनी चाहिए। सेज़र बेकारिया, जिसको फादर ऑफ क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है, उसके मुताबिक लॉज शुड बी क्लियर एंड एक्सेसिबल टू ऑल। जो लॉज हैं वो सादा और आसान अल्फाज में बयान की गई हों और इसमें किसी किस्म का कोई अबहम ना हो, उसमें गलत तर्जुमानी यानी मिस इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश ना हो, और लाज तमाम आम जो हैं जितनी भी लाज हैं वो एक आम आदमी के दस्तरस में हो, उसके पहुंच में हो। हर किसी को अपने हकूक़ और ज़िम्मेदारियों का पता होना चाहिए। क़वानीन सब पर एक जैसे लागू होते हों, ये ना हो कि कुछ लोग कानून से मुबर्रा मुस्तस्ना हो और बाकियों को मंडा जाए, मतलब उन पर तमाम कानून लागू हों, जैसा कि आजकल हमारे यहाँ हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेज़र बेकारिया प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी की बात करता है। उसका मतलब ये है कि मैक्सिमाइज हैप्पीनेस एंड मिनिमाइज सफरिंग, यानी फ़ायदा या खुशी ज़्यादा से ज़्यादा हो और नुकसान या तकलीफ़ कम से कम हो। इसके साथ साथ जो हैप्पीनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हो, न कि एक इंडिविजुअल के लिए या इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए हो। बेकारिया के मुताबिक लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए अपनी बहुत सारे आज़ादियों से दस्तबरदार होते हैं। मतलब इंसान जो बेसिकली जो पैदाइशी तौर पर है वो आज़ाद हैं, लेकिन हम बहुत सारे अपनी आज़ादियों से दस्तबरदार होते हैं। किस लिए? ताकि इसके बदले में उनको रियासत की तरफ से प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी मिले। सेज़र बेकारिया टार्चर और कैपिटल पनिशमेंट के सख्त खिलाफ है। वो कहता है कि सज़ाएं बहुत सख्त ना हो, बल्कि सिर्फ इतनी सज़ाएं दी जाए जिससे मकसद पूरा हो, और मकसद क्या है? वो है फ्यूचर ऑफेंसेस को रोकना। बेकारिया जो है उसका बुनियादी मकसद जराइम को रोकना था, और क्राइम प्रिवेंशन सिर्फ एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स से मुमकिन है। जब हम क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जर्मी बेंथम का नाम भी आता है। जर्मी बेंथम का ताल्लुक भी क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी से है। जर्मी बेंथम ने एक प्रिजन मॉडल डिज़ाइन किया जिसको पैनोप्टिकन का नाम दिया गया, जो कि कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस पर जोर देता है और जो सेल्फ रेगुलेशन एंड द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर को प्रमोट करता है। अब पैनोप्टिकन जो है ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ऑल सीइंग, मतलब तमाम चीज़ें नज़र आना। इस प्रिजन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि इनमेट्स को राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस की जाती थी। ये एक सर्कुलर डिज़ाइन प्रिजन था जो कि एक सेंट्रल वॉच टावर से एक सिंगल मतलब एक अकेला गार्ड भी तमाम इनमेट्स को ऑब्जर्व करता था, और वो गार्ड किसी को नज़र भी नहीं आता था, मतलब वो छुपा रहता था
इनमेट्स को पता भी नहीं होता है हमें कोई ऑब्ज़र्व करता है। बंदा का मकसद जो था इस कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस का, इसके ज़रिए इनमेट्स के बिहेवियर को सेल्फ रेगुलेट करना था और इसके ज़रिए ऑर्डर और रिहेबिलिटेशन को प्रमोट करना था और एक मजबूत और ताकतवर किस्म का जो डिसिप्लिनरी मैकेनिज़्म है वो क्रिएट करना था। जर्मी बेंथम इस मॉडल को सिर्फ प्रिजन तक महदूद नहीं करना चाहता था, बल्कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और वर्क प्लेसेस पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। जर्मी बेंथम एक और बात करता है, वो है यूटिलिटेरियनिज्म। इससे मुराद ये है कि अगर किसी एक्ट के करने से ज़्यादा लोगों के लिए हैप्पीनेस प्रमोट होता हो तो इस तरह का जो एक्ट है वो मॉरली राइट है, और अगर अनहैप्पीनेस या पेन का बायस बन रहा हो तो ये वाला जो एक्ट है ये मॉरली रॉन्ग है। उसका नज़रिया ये था कि सोसाइटी का मकसद ये होना चाहिए कि हैप्पीनेस मैक्सिमाइज हो और सफरिंग्स मिनिमाइज हो। जर्मी बेंथम ने एक मेथड डेवलप किया जिससे इसकी जानने की कोशिश की गई कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एक बंदा किसी ख़ास एक्शन या बिहेवियर में एंगेज होगा या नहीं, और इसने इस मेथड को हेडोनिक कैलकुलस, मॉरल कैलकुलस या फेलिसिटीज कैलकुलस का नाम दिया। जर्मी बेंथम के मुताबिक कोई बंदा जुर्म करने से पहले उसके फ़ायदे और नुकसानात देखता है। वो ये देखता है कि इस जुर्म के करने से हाल या मुस्तकबिल में कितनी खुशी या फ़ायदा मिलेगा और कितना पेन या नुकसान मिलेगा। जर्मी बेंथम के मुताबिक जब एक बंदा कैलकुलेशन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है तो इसके करने से प्लेजर ज़्यादा मिलेगा और जो पेन है वो कम मिलेगा, तो फिर ऐसी सूरत में बंदा क्राइम ज़रूर कमिट करेगा और वो किसी भी सूरत क्राइम कमिट करने से पास नहीं रहेगा। इसके बाद हमारे पास आता है न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इस स्कूल ऑफ थॉट में हम कुछ मॉडिफाइंग क्लासिकल प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस आते हैं। जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो किसी ऑफेंडर के कल्पेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। इनमें एज, मेंटल कैपेसिटी, कोएरिशन और प्रोवोकेशन शामिल हैं, यानी कम उम्री या बुढ़ापा, मेंटल इलनेस या इंटॉक्सिकेशन। इसके अलावा किसी जुर्म को करने पर मजबूर करना, ज़बरदस्ती जुर्म करवाना यानी अंडर ड्यूरिस आर थ्रेट जुर्म करना, या प्रोवोक करना, उकसाना वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा इसमें डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक टर्म यूज़ हुआ है। डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तकरीबन मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस की तरह ही है। इसमें मेंटल इलनेस, सब्सटेंस अब्यूज़ और ट्रामा शामिल हैं, जो कि एक ऑफेंडर के किसी एक्ट से बरी ज़िम्मा होने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा एक और टर्म यूज़ हुआ है और वो है इंडिविजुअलाइज्ड जस्टिस। इसका मतलब ये है कि पनिशमेंट और रिहेबिलिटेशन जो इंडिविजुअल है, जो ऑफेंडर्स हैं, उनके मखसूस हालात और नीड्स के मुताबिक देनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो एक और है वो है जजेस और जो हमारे करेक्शनल ऑफिशियल्स हैं, उनके पास इख्तियार होता है कि वो इंडिविजुअल के हालात को कंसीडर करें। सेंटेंसिंग का मतलब, इसका मकसद सिर्फ रिट्रीब्यूशन ना हो, बल्कि इसका जो मेन पर्पस है वो है रिहेबिलिटेशन। यहाँ पे एक और टर्म यूज़ हुआ है, वो है ग्रेजुएटेड पेनल्टीज़। ये जो टर्म यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें पनिशमेंट्स इंक्रीज़ होते हैं। अगर ऑफेंडर बार बार जुर्म करता है या मोर सीरियस क्राइम कमिट करता है तो इस सूरत में पनिशमेंट को इंक्रीज़ किया जाता है, और इस सिस्टम का बुनियादी जो मकसद है वो है ऑफेंडर को दोबारा जुर्म से बाज रखना, कि ऑफेंडर का सोसाइटी में रिहेबिलिटेशन और इंटीग्रेशन होना, ये भी इसका बेसिक पर्पस है। इसके अलावा राइज ऑफ प्रोबेशन का टर्म यूज़ हुआ है। प्रोबेशन जो है ये एक इम्प्रिजमेंट का अल्टरनेटिव है। प्रोबेशन का मकसद कम्युनिटी में रहते हुए ऑफेंडर को रिहेबिलिटेट करना होता है और रेसिडिविज्म को रिड्यूस करना होता है, और ये सब कुछ प्रोबेशन ऑफिसर की निगरानी में होता है। यहाँ तक हमने 3 स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी डिस्कस किए और इन तीनों स्कूल्स का जस्टिस सिस्टम और जस्टिस पर जो असरात हैं उसके बारे में बात की। जबकि फ्री विल पर ताहाल बहस जारी है, उस पर अभी भी रिसर्च हो रही है कि मतलब जो हम क्राइम कमिट करते हैं सोसाइटी में, तो इसमें फ्री विल का कितना रोल है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा।